हेलो डियर फ्रेंड्स, डेली डेली एपिसोड चाहिए तो आप लाइक कमेंट कीजिए, नहीं तो 3 दिन में 5 एपिसोड अपलोड करूंगी। डेली 5 एपिसोड चाहिए तो कमेंट करना, क्योंकि दोस्ती जितना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा उतना एपिसोड अपलोड करने में मजा आएगा। ईद रखना और लाइक सब्सक्राइब करना, और हाँ दोस्तों, मेरी दूसरी चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, लिंक डिस्कशन पर है। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज का न्यू एपिसोड और कल देखता हूँ कितना कमेंट आता है ये स्टोरी में। ओके, एपिसोड 61, रुद्राक्ष की गर्लफ्रेंड। अब तक आपने सुना कि ही अनाहिता और रुद्राक्ष मिलकर खाना बनाते हैं और खाते हैं। उसके बाद अनाहिता मल्होत्रा परिवार के ड्राइवर के साथ घर लौट आती है और उसे देखकर हिमेश मल्होत्रा काफी खुश हो जाता है, और वही अनीता ने अनाहिता लिए अलग ही प्लान बना रखा है। अब आगे। खाना खाते वक्त अनाहिता को पक्का यकीन था कि अनीता ने उसमें कुछ मिलाया नहीं होगा, लेकिन सिर्फ रहने के लिए उसने पहले वह सूप को समेल कर लिया। खाना खाने के बाद हिमेश मल्होत्रा ने उसे अपने पास बुलाया और सारे नौकरों को वहां से भेजने के बाद उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या कल रात मिस्टर सिंघानिया नहीं तुम्हें किसी और चीज के बारे में प्रॉमिस किया था? अनाहिता ने हाँ में सर हिलाया और कहा, उन्होंने कहा था कि कंपनी के कोलैबोरेशन खत्म नहीं किया जाएगा। अनाहिता की बात सुनकर हिमेश मल्होत्रा प्रस्तुत हो गया और उसने कहा, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, उसके अलावा कुछ और क्या उन्होंने तुमसे वादा किया कि वह तुमसे शादी करेंगे? उसका सवाल सुनकर अनाहिता ने अपने मन ही मन कहा, किसी ने इस इंसान को उंगली पकड़ा दी, वह तो पूरा हाथ ही पकड़ना चाहता है। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद हिमेश मल्होत्रा अनाहिता की शादी भी सिंघानिया परिवार में कराना चाहता था, लेकिन अनाहिता ने अपने इमोशन को कंट्रोल कर रखने ना में सर हिलाया और कहा, नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के अलावा। उसकी बात सुनकर हिमेश मल्होत्रा डिसअपॉइंटेड हो गया। उसने कहा, भूल जाओ, जब तो हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल ही गया है तो इसके आगे मैं कुछ कहता उससे पहले अनीता ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? माहिरा एक इनोसेंट और परोर लड़की थी, हम ऐसे ही कैसे जाने दे सकते हैं? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? हमें उनसे कहना ही होगा कि वह इस चीज की जिम्मेदारी लें। अनीता की बात सुनकर हिमेश मल्होत्रा ऐसा कुछ सोच में पड़ गया। वह भी यही चाहता था, लेकिन वह लोग जिसकी बात कर रहे थे वह रुद्राक्ष सिंघानिया था। वह कोई आम रोहित राहुल नहीं था जिसे वह लोग कुछ भी करवा सकते हैं या फिर दबाव डाल सकते हैं। उनसे एक कदम भी गलत हुआ तो वह लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। वह लोग शायद अपना कॉन्ट्रैक्ट भी खो दे, तो क्या ऐसा करना जरूरी है? तभी अनीता ने आगे कहा, हिमेश तुम सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में नहीं सोच सकते, तुम्हें माहिरा के बारे में भी सोचना होगा। तुम जानते हो कि एक लड़की की डिग्निटी की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। तुम सोच भी सकते हो कि इसके बाद हम माहिरा की शादी कैसे करवाएंगे। उसकी बात सुनकर हिमेश मल्होत्रा चुप हो गया। उसे उस वक्त अपनी कंपनी के अलावा किसी चीज की नहीं पड़ी थी, इसलिए उसने कोई भी रास्ता अपनी कमी को बचाने के लिए चुन लिया। अब वह भी इस बारे में सोचने लगा। तभी अनीता आग में घी डालते हुए कहा, चलो अभी के अभी हम सिंघानिया परिवार के घर चलते हैं। वह इस तरह मुकर नहीं सकते, अगर वह ऐसा कुछ करेंगे तो हम पुलिस में रिपोर्ट देंगे। ध्यान से सोचो हिमेश। वह तो इस वक्त काफी अनकंफर्टेबल और नर्वस था। वह कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसका दिमाग अनीता की बात मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, और इस वक्त अनीता के दिमाग में चल रहा था कि कैसे भी करके इस मौके का फायदा उठाकर या तो रुद्राक्ष से पैसे ऐंठ लिया जाए या फिर रुद्राक्ष अनाहिता के बीच सब खराब कर दे। इस मौके का फायदा उठाकर रही। वो ऐसे ही नहीं जा सकता है जो उन्होंने हमारी बेटी के साथ किया है। अनाहिता उस वक्त वही खड़ी थी और खूब समझ रही थी कि दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है। जहां अनीता अपना एक प्लान एग्जीक्यूट करने में लगी हुई है, वहीं हिमेश मल्होत्रा लालच में अंधा हो चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन लालची लोगों कौन समझाए कि उनकी रेपुटेशन तभी खराब हो गई थी जब उसने उसे वहां भेजा था, और उन्हें क्या लगता है कि वह लोग सिंघानिया परिवार के लोगों को और रुद्राक्ष को डरा देंगे? बिल्कुल भी नहीं। इस पूरे इंसिडेंट में देखा जाए तो अनाहिता ही विक्टिम थी। हिमेश मल्होत्रा ने पहले उसे रुद्राक्ष के रूम में जाने के लिए फोर्स किया और अब इसी बात का फायदा उठाकर रुद्राक्ष से पैसे ऐडना चाहता है। जितना अनाहिता इस बारे में सोच रही थी, उसे सामने खड़े दो इंसानों से और ज्यादा नफरत हो रही थी। तभी अनीता ने हिमेश मल्होत्रा को और भड़काते हुए कहा, हिमेश क्या तुम अभी भी सोचना चाहते हो? और हमें अभी करना होगा। हम माहिरा को लेकर उनकी कंपनी चलते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे और वह हमारी बात को नकार नहीं पाएंगे। उसकी बात सुनकर हिमेश मल्होत्रा की आंखों में लालच की चमक आ गई। अनीता बिल्कुल ठीक कह रही थी। उसने पीछे मुड़कर एक हाउसकीपर को ऑर्डर दिया, एक ड्राइवर को तैयार होने के लिए बोलो, हम लोग मिस्टर सिंघानिया से मिलने जा रहे हैं। तभी अनीता ने हिमेश मल्होत्रा को याद दिलाते हुए कहा, भले ही मिस्टर सिंघानिया बहुत ही अच्छे और इंडिपेंडेंट इंसान है, मगर मुझे डर है कि शादी जैसा बड़ा फैसला वह अकेले नहीं ले सकते। उन्हें जरूर अपने बड़ों की बात माननी होगी इस फैसले में, तो शायद हमें मिसेस सिंघानिया यानी कि रुद्राक्ष की मॉम के पास जाना चाहिए। अनीता का यह सजेशन सुनकर हिमेश मल्होत्रा थोड़ा हिचकिचाने लगा। रुद्राक्ष की मां सुमित्रा जी अपने ईगो और प्रेस्टीज के लिए बहुत जानी जाती थी। सुमित्रा जी को फैमिली बैकग्राउंड और बिजनेस की बहुत परवाह होती।
क्या मिसेस सिंघानिया के पास डायरेक्टली जाना एक अच्छा आइडिया है? जब मैंने उनकी किटी पार्टी में तुम्हें इन्वॉल्व करने और उनकी ग्रुप का मेंबर बनाने के लिए कोशिश की थी तो उन्होंने बहुत बुरी तरह से मना कर दिया था, है ना? जैसे ही हिमेश मल्होत्रा ने यह बात कही, अनीता का चेहरा एक बार फिर काला पड़ गया, उस बात को याद करके जब उसकी बहुत बेइज्जती भी हुई थी। एक बार हिमेश मल्होत्रा ने अनीता को सुमित्रा जी की रेगुलर किटी पार्टी और ग्रुप में शामिल करने की कोशिश की थी ताकि वह लोग सोशल सर्कल में अपना नाम बना पाए, लेकिन सुमित्रा जी ने बिना कुछ सोचे बहुत ही रूड तरीके से मना कर दिया था। अनीता को आज भी सुमित्रा जी की हुई बेइज्जती याद थी। उन्होंने कहा था क्या उनका दिमाग ठिकाने पर है जो उन्होंने सोच लिया कि उनके जैसे घटिया गरीब और गिरे हुए लोग हमारी पार्टी में शामिल होने लायक है। उस दिन के बाद से अनीता ने कभी सुमित्रा जी की ग्रुप में शामिल होने की कोशिश नहीं की और सोशल सर्कल में भी उसकी काफी बेइज्जती हुई थी। उससे याद को दिमाग से झटकते हुए अनीता ने जिद्दी बनते हुए कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिंघानिया कितने पावरफुल है, मुझे अभी भी पक्का यकीन है कि वह लोग ऐसे स्कैंडल से बचेंगे और अपना परिवार का नाम खराब नहीं करेंगे। हम इंटरनेट के जमाने में रह रहे हैं, अगर यह मैटर वायरल हो गया तो उनको हमारी बात माननी ही होगी और उनकी बहुत बदनामी भी होगी। तुम ठीक कह रही हो, हमें उनके पास अभी जाना चाहिए, हिमेश मल्होत्रा ने कहा और फिर अनाहिता की तरफ देखकर बोला, जाओ और जाकर थोड़े अच्छे कपड़े पहन लो, अभी के अभी हम सिंघानिया मेंशन के लिए निकलेंगे। अनाहिता ने ना में सर हिलाया और कहा, मैं नहीं चल रही हूँ। उसकी बात सुनकर हिमेश मल्होत्रा कुछ बोलता उससे पहले ही अनीता ने कहा, माहिरा जिद्दी मत बनो, हम यह सब तुम्हारे लिए ही करने जा रहे हैं और सिंघानिया परिवार में शादी करना तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा होगा, तुम एक बहुत ही अच्छी लाइफ जियोगी उसके बाद। अनीता किसी भी कीमत पर अनाहिता को अपने साथ ले जाना चाहती थी ताकि वह सिंघानिया परिवार के लोगों को फोर्स कर सके। वह एक बहुत बड़ा तमाशा क्रिएट करना चाहती थी ताकि अनाहिता और रुद्राक्ष के बारे में सबको पता चल जाए और जब वह अनीता को फंसाकर यह साबित करेगी कि वो एक कैरेक्टरलेस लड़की है और उसमें किसी दूसरे आदमी के साथ रिलेशन रखा हुआ है तो पूरी तरह से उसका रेपुटेशन खराब हो जाएगा और उसके अलावा वह सिंघानिया परिवार के बेड बुक में भी आ जाएगी। अनीता ने पहले से ही पूरा प्लान तैयार कर लिया था। हिमेश मल्होत्रा भी अनीता की बातों से सहमत था और उसने अनाहिता को कमांड देते हुए कहा, वह ठीक कह रही है और जाकर तैयार होकर आओ। अनाहिता अनीता के सारे प्लान बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी, भले ही उसे पक्का यकीन था कि वह अनीता के किसी भी प्लान को झेल लेगी और उसे मात भी दे देगी, लेकिन अगर वह उन दोनों के साथ सिंघानिया परिवार के घर चली जाती है तो यह काफी मुश्किल होने वाला था। अनाहिता नहीं चाहती थी कि वह सभी लोगों के गॉसिप का सब्जेक्ट बन जाए, वह सिर्फ अपनी माँ की मौत के बारे में जानना चाहती थी, वह भी बिना किसी की नजरों में आए। कम से कम इस वक्त उसे लाइमलाइट और लोगों की नजरों से दूर रहना था। उसने अनीता को देखकर एक टेढ़ी मुस्कान दी और फिर अपनी मुस्कान छुपाकर हिमेश मल्होत्रा की तरफ देखकर कहा, डैड ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ चलना नहीं चाहती, मगर मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ, उसका एक और कारण है। उसकी बात सुनकर हिमेश मल्होत्रा कंफ्यूज हो गया और उसने पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? अनाहिता ने कहा, एक्चुअली मैं आप लोगों को पहले बताना चाहती थी लेकिन मैं डिसाइड कर रही थी। उसकी बात सुनकर हिमेश मल्होत्रा ने पूछा, क्या डिसाइड कर रही थी, बताओ भी। होटल रूम से निकलने के वक्त मिस्टर सिंघानिया ने मुझसे कहा कि मैं सोचूं उनकी गर्लफ्रेंड बनने के बारे में। क्या? हाँ। अनाहिता की बात सुनते हिमेश मल्होत्रा और अनीता दोनों का मुंह खुला खुला रह गया, एक खुश था तो दूसरा शॉक। हिमेश मल्होत्रा ने अनीता को इग्नोर किया और कहा, आर यू सीरियस, क्या यह सच है? और इसके अलावा मिस्टर सिंघानिया ने आगे क्या कहा? अनाहिता को यह नाटक जारी रखना था, इसलिए उसने कहा, हाँ यह सच है कि एक प्राइवेट मैटर है, लेकिन मैं आपसे एक बार में झूठ नहीं बोलूंगी। अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो आप मिस्टर सिंघानिया से पूछ सकते हैं, मैं उन्हें फोन कर दे सकती हूँ। इतना कहकर अनीता ने अपना फोन बैग से निकाला तो हिमेश मल्होत्रा ने जल्दी से कह, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, अगर रुद्राक्ष ने सचमुच ऐसा कहा है तो अनाहिता के पास इस मामले में बिल्कुल एडवांटेज है और अगर वह लोग ऐसे फोन करेंगे तो रुद्राक्ष समझ जाएगा कि उससे रिश्ता जोड़ने के लिए वह लोग बेचैन है और किसी लड़के को अपने पीछे पागल करने के लिए एक लड़की को अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाकर रखना पड़ेगा। यह सोचकर उसने गुस्से में कहा, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो, इतनी जरूरी बात मुझसे क्यों छुपाई? हम पिता और बेटी है, तुम्हें सारी बातें मुझे सच सच बताना चाहिए थी। उसकी बात सुनकर अनाहिता ने एक भोला सा चेहरा बनाकर कहा, मैंने इस बारे में सोचा नहीं था, आफ्टर मैं उन्हें कितने टाइम से जानती ही हूँ, अगर मैं उन्हें इतनी जल्दी हाँ कह देती तो उन्हें नहीं लगता कि मैं डेस्परेट हूँ। तुम ठीक कह रही हो, उन्हें अभी कोई जवाब नहीं तो वरना उससे लगेगा कि तुम कोई इजी टारगेट हो। हिमेश मल्होत्रा बहुत ज्यादा खुश था। वही पीछे हैरान परेशान खड़ी अनीता को देखकर अनाहिता ने कहा, क्या आप लोग फिर भी सिंघानिया परिवार के घर जाना चाहते हैं? नो, हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं। हिमेश मल्होत्रा ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिसकी वजह से उसके हाथ आया हुआ खजाना उससे दूर हो जाए। तभी अनाहिता ने उबासी लेते हुए कहा, अगर आप लोग बाहर नहीं जा रहे हैं और मुझे भी नहीं जाना है तो मैं ऊपर जाकर आराम कर रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ और उसके अलावा आज दोपहर में शोर कॉफी के लिए मेरा एक और सूट भी है। हाँ जल्दी जाओ, आराम करो, तुम ऊपर चली जाओगी ना?
हिमेश मल्होत्रा ने पूछा। अनाहिता ने हाँ सिर हिलाया। तुम आराम करो, अच्छे से कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, इस बात का ध्यान में रख लूंगा। थैंक यू, मैं जाती हूँ। इतना कहकर वह ऊपर जाने के लिए मुड़ी, लेकिन वह उसी वक्त रुकी और उसने पीछे मुड़कर अनीता को देखकर कहा, थैंक यू आंटी। अनीता, मैं आपके द्वारा किए गए केयर को कभी नहीं भूलूंगी और मैं वादा करती हूँ कि सिखानिया परिवार में शादी करने के बाद जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपका फेवर जरूर लौटाऊंगी। भले ही अनाहिता यह बात ऐसे कह रही थी जैसे वह अनीता से बहुत प्यार करती है और खुश है, मगर अनीता उसकी बातों में छुपी हुई धमकी साफ समझ रही थी और उसे अब डर लगने भी लगा था। आगे खाने में क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 62, अनाहिता पहुंची मल्होत्रा ग्रुप। अब तक आपने सुना कि अनाहिता मल्होत्रा मेंशन वापस आ जाती है, जहां पर अनीता मौके का फायदा उठाते हुए हिमेश मल्होत्रा को भड़का कर सिखानिया हाउस ले जाने की कोशिश करती है, जिससे बचने के लिए मजबूरी में अनाहिता को बताना पड़ता है कि रुद्राक्ष ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहा है। अब आगे अनाहिता अनीता को धमकी देकर चली गई और अनीता डर और गुस्से के मारे वही कांप रही थी। जब वह सोचती कि कैसे अनाहिता यहाँ बड़े से घर में रहकर मजे कर रही है और उसकी बेटी मायरा वहाँ आश्रम में तकलीफ है उठा रही है, तब तक उसे और गुस्सा आ जाता। उसने सोच लिया था कैसे भी करके वह कोई रास्ता निकालेगी ताकि वह शनाया के बर्थडे से पहले मायरा को वापस बुला ले और उस अनाहिता को बर्बाद कर दे। उसने गुस्से में अपनी मुठिया कसी हुई थी और दांत भिजते हुए बस एक ही बात याद कर रही थी कि उसे अनाहिता को बर्बाद करना है। वहीं दूसरी तरफ अनाहिता जैसे ही रूम में पहुंची, वह इतनी ज्यादा थक गई थी कि उसने अपने जूते उतारे और डायरेक्ट बेड पर गिर गई। भले ही वह बहुत थकी हुई थी, लेकिन सोने से पहले ही आज के दिन में और कल कुछ भी हुआ उसके बारे में उसने सोचा कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं की, और उसके बाद वह चुपचाप सो गई। 3 घंटे बाद अनाहिता की नींद अलार्म क्लॉक की आवाज से खुली। उसने रुद्राक्ष से पहले ही हाफ डे के लिए बोल दिया था, इसलिए उससे दोपहर के समय में कमर्शियल सूट को पूरा करना था। वह जल्दी से जल्दी शोर कॉफी प्रोजेक्ट रिलेटेड सारे काम खत्म कर देना चाहती थी ताकि वह अपने पर्सनल मैटर्स पर जल्दी ध्यान दे सके। अनाहिता ने देखा कि अभी टाइम है तो वह थोड़ा सा और सो गई और उसके बाद उठने के बाद वह काफी रिफ्रेश फील कर रही थी। जब उसने अपना फोन उठाकर देखा था, उसे महसूस हुआ कि उसके असिस्टेंट जेसिका की तरफ से उसे एक मैसेज था जिसमें लिखा था, आज की शूटिंग के लिए जो फिल्म सेट चाहिए था वह मल्होत्रा ग्रुप में कंफर्म हुआ है, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं और बाकी सब कुछ मैं देख लूंगी, आप आराम से यहाँ पर आ सकती हैं। बाय द वे, मेरे पास आपके लिए एक खबर है। वह बदतमीज लड़की नेहा को नौकरी से निकाल दिया गया है और उनकी जगह पर नए पर्सन इंचार्ज कर लाया गया है, और वह कौन है वह आपको यहाँ आकर पता चलेगा। जेसिका का मैसेज देखकर अनाहिता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे जेसिका बहुत पसंद थी, एक एक्टिव गर्ल जो अपने काम और लोगों के प्रति काफी सिंसियर थी। उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और सिर्फ उसके मैसेज के बदले में ओके का एक मैसेज कर दिया। उसे पता था कि जेसिका सस्पेंस क्रिएट करना चाहती है, तो वह भी कुछ नहीं बोली। फ्रेश होने के बाद अनाहिता शांति से नीचे चली गई। उसे उम्मीद थी कि अगर शूटिंग लोकेशन मल्होत्रा ग्रुप है तो हिमेश मल्होत्रा पक्का उसका नीचे इंतजार कर रहे होगा, और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, जैसे ही वह लिविंग रूम में पहुंची ही तो हिमेश मल्होत्रा पहले से ही वहां था और बैठकर काउच पर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। कदमों की आहट सुनकर हिमेश मल्होत्रा ने मुड़कर पीछे देखा और मुस्कुराकर कहा, मेरी प्यारी बेटी उठ गई। शोर कॉफी ने मुझे कुछ घंटों पहले फोन किया था हमारी कंपनी को सेट के लिए इस्तेमाल करने की परमिशन के बारे में। उनके लिए अच्छी बात यह है कि जिस टाइम ने शूट करना था वह ऑफिस का हेक्टिक पीरियड नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें हाँ कह दी। मैं तुम्हारे साथ ही कंपनी चलूंगा और देख लूंगा कि तुम शूटिंग कैसे करती हो। अनाहिता ने एक स्वीट स्माइल के साथ हाँ में सर हिला दिया। उसने पूरा लिविंग रूम देखा और जब अनीता कहीं नहीं दिखाई दी, उसने पूछा, आंटी अनीता कहाँ है? वह पिछले कई सालों से मेरे साथ बिजनेस का काम सीख रही है, इसलिए आज मुझे तुम्हारे साथ शूटिंग पर जाना है, इसलिए मुझे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फाइल्स देखनी थी जो मैंने उसे सौंप दिया है। वह आपके बदले में काम करेंगी। डैड, मुझे नहीं लगता कि मुझे यह कहना चाहिए कि नहीं। अनाहिता यह बात डरते हुए और थोड़े डरते हुए कह रही थी। गो अहेड, जो बोलना है बोलो, उसने उसे प्यार से देखते हुए कहा। तभी अनाहिता ने अपनी बात कही, डैड, में जब गांव में थी तो मैंने कोई ऐसी औरतों को देखा है जिन्हें एक बार पैसे और पावर का चस्का लग जाता है तो वह अपने पतियों को धोखा दे देती हैं। डैड, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका बिजनेस पर आपसे ज्यादा किसी और का कंट्रोल ना हो। मुझे आंटी अनीता के घर पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन बाद में पछतावा होने से पहले अच्छा है कि हम पहले ही सावधानी बरतें। क्या आपको ऐसा लगता है? तभी हिमेश मल्होत्रा ने अपना एक हाथ हिलाते हुए कहा, अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारी आंटी की पूरी जिंदगी मेरे आसपास ही घूमती है। जो तुमने कहा वह कभी नहीं होने वाला। मुझे पता है क्या करना है इस बारे में, तुम चिंता मत करो। भले ही ऊपर से हिमेश मल्होत्रा ने ऐसे ही कह दिया हो, लेकिन अंदर ही अंदर से कुछ एहसास होने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनाहिता जैसी भोली और मासूम लड़की इस बारे में सोच सकती है, और उसने इस बार तो ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब उसे अनीता पर नजर रखनी होगी।
यह तो बहुत अच्छी बात है। अनाहिता ने ऐसे नाटक किया जैसे वह यह बात यही भूल गई, लेकिन वह बहुत अच्छे से जानती थी कि उसकी बातों ने हिमेश मल्होत्रा के दिल में शक का बीज पैदा कर दिया है, क्योंकि वह हमेशा से ऐसे ही इंसान रहा है और कुछ सालों की वजह से वह अनाता पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करता था। लेकिन अनाहिता की एक बात ने उसका सारा भरोसा हिला दिया है और अब उसे पूरा यकीन था कि हिमेश मल्होत्रा हमेशा अनीता के आसपास रहेगा और उस पर नजर रखेगा और सही वक्त देखकर अनाहिता सबूतों के साथ अनीता और विनोद के लव अफेयर के बारे में सबके सामने सच्चाई ले आएगी। और डैड, एक और बात जो मुझे आपको बतानी थी। मिस्टर सिंघानिया ने मुझे बिजनेस के बारे में कुछ जानकारी लेने के बारे में कहा था, क्योंकि मैं उनकी गर्लफ्रेंड बनने वाली हूँ। तो क्या आप? यह कोई बड़ी बात नहीं है, हिमेश मल्होत्रा ने इसे बीच में रोकते हुए कहा। तुम मेरे साथ कंपनी चलो, तुम्हारे शोर कॉफी के लिए शूटिंग जब खत्म हो जाएगी तुम्हें कुछ सिखा दूंगा। और मिस्टर सिंघानिया बिल्कुल ठीक कह रहे थे, उनकी गर्लफ्रेंड होने के नाते और फ्यूचर वाइफ के तौर पर तुम्हें यह सब लिखना चाहिए। इस वक्त हिमेश मल्होत्रा पूरी तरह से भूल गया था कि पास्ट में वह औरतों के पर्सनल ज्वाइन करने के कितना खिलाफ था। एक आम अमीर इंसान से शादी करना और सिंघानिया परिवार की इकलौते वारिस रुद्राक्ष सिंघानिया से शादी करना दोनों अलग अलग बातें थी। भले ही शुरू से ही हिमेश मल्होत्रा को अनाहिता रुद्राक्ष के बीच कुछ गड़बड़ लगती थी, लेकिन उसने इस बात को कभी सीरियसली नहीं लिया। उसे लगता था कि यह सिर्फ सपना ही है। लेकिन जब आज वह सपना सच होने की कगार पर आ गया है, हिमेश मल्होत्रा बहुत ज्यादा खुश था। और वैसे भी सिंघानिया परिवार जैसे बड़े परिवार में शादी करने के लिए लड़कियों में कुछ अच्छा और नई क्वालिटी तो होनी चाहिए। इसलिए वह अनाहिता की हर बात आंख बंद करके विश्वास करने के लिए तैयार था। वह सीता के बारे में सोचने लगा, वह औरत जो कितनी सटीक और कड़क स्वभाव की थी। उन दोनों ने एक साथ सब एक ही रात बताई थी, वह भी उनकी शादी वाली रात। उसके बदले में उसे एक बहुत ही अच्छी है वह और समझदार, उसकी हर बात मानने वाली बेटी मिली है। अभी हिमेश मल्होत्रा को इस बात पर पछतावा होने लगा था कि जो उसने 10 साल पहले अनाहिता की गुम हो जाने पर पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखाई, उसे अपनी ऐसी हीरे जैसी बेटी को ढूंढने में देर नहीं करनी चाहिए थी। उसने प्यार से मुस्कुराकर अनाहिता को देखा और कहा, लेट्स गो, मैं तुम्हें तुम्हारी शूटिंग वाली जगह पर लेकर चलता हूँ और तुम्हें कंपनी भेजूंगा रहूंगा। तुमने अभी तक वापस आने के बाद कंपनी नहीं देखी है ना? एक एक्साइटेड एक्सप्रेशन के साथ अनाहिता ने हाँ में सर हिलाया और हिमेश मल्होत्रा के पीछे पीछे गाड़ी में जाकर बैठ गई। जल्दी ही वो लोग मल्होत्रा ग्रुप पहुंच गए। सामने बड़ी सी बिल्डिंग को देखते हुए अनाहिता के दिमाग में कुछ पुरानी यादें घूमने लगी। माहिरा, मैं एक मीटिंग के लिए जा रही हूँ, यहीं ऑफिस में बैठे और अपना होमवर्क करो, ओके? बाहर घूमना मत। उसे बहुत अच्छे से याद था कि कैसे उसकी माँ उसे कभी घर पर अकेला नहीं छोड़ती थी और हमेशा अपने साथ ऑफिस लेकर आती थी। उसे यह भी बात याद आ गई, उसके मोम के ऑफिस में एक सीक्रेट कंपार्टमेंट हुआ करता था जिसके अंदर वह अपनी बहुत सी चीजें रखती थी। वह सोचने लगी कि क्या जब राठौर ग्रुप मल्होत्रा ग्रुप बना होगा तो लोगों को सीक्रेट कंपार्टमेंट के बारे में पता चला गया होगा। अगर नहीं और अभी भी वह कंपार्टमेंट वैसा ही है तो उसमें उसे अपने बायोलॉजिकल फादर के बारे में कोई क्लू मिल सकता है। महिरा, क्या हुआ? हिमेश मल्होत्रा जब आगे आगे गया तो उसने जब अनाहिता को अपने पीछे न आते हुए देखा तो पूछा। उसकी आवाज से अनाहिता अपने होश में वापस आई और उसने जवाब दिया, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, इसलिए मैं इसे ध्यान से देख रही थी। किडनैप होने के बाद मुझे बहुत तेज बुखार हो गया था और पास्ट के बारे में मुझे कुछ याद नहीं है। मैंने सुना था, तुमने मुझे पहले भी तो बताया था। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर तुम्हें पास्ट याद नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ऊपर से हिमेश मल्होत्रा एक बहुत ही अच्छा पिता दिख रहा था, लेकिन अंदर उसके दिमाग में क्या चल रहा है वह अनाहिता देख सकती थी। हिमेश मल्होत्रा के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ लालच भरा हुआ था। वह उसके साथ इतना अच्छा बिहेव इसीलिए कर रहा है क्योंकि वह उसके लिए काम की साबित हुई है। लेकिन फिर भी उसने कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे पता है आप बेस्ट हो। तभी हिमेश मल्होत्रा ने अपना सर ऊंचा करते हुए कहा, शोर कॉफी को उनकी शूटिंग के लिए एक अच्छी लोकेशन नहीं मिल रही थी। कोई ऐसी बिल्डिंग जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हो, उन्हें रेंट पर लेना बहुत मुश्किल था। और जब मैंने इस बारे में सुना तो मैंने बहुत सारे एम्प्लॉयज को पैसे देकर उन्हें छुट्टी दे दी और तुम्हारे टीम के लिए और तुम्हारे लिए ऑफिस को रेंट पर दे दिया। मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया था कि तुम अपने काम पर अपना दिन एंजॉय कर सको। थैंक यू डैड। अनाहिता पूरी कोशिश कर रही थी हिमेश मल्होत्रा के लिए अपने घिन को छुपाने की और मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे बिल्डिंग में चली गई। अनाहिता की सचमुच काफी याद मिट गई थी, इसलिए वह इस जगह को ज्यादा पहचान नहीं पा रही थी, बल्कि कुछ ऐसे कोने थे दो इसको यादों में जिंदा थे। जब वह लॉबी में पहुंची तो उसने देखा कि जेसिका रिसेप्शन डेस्क पर जेसिका उसका वेट कर रही है। मिस माहिरा, आप आ गई, मैं तो आपको फोन करने वाली थी। अनाहिता ने हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ यह कंपनी मेरे डैड की है, इसलिए मैं उन्हीं के साथ जल्दी आ गई। सब लोग कहाँ है? उसकी बात सुनकर जेसिका ने हिमेश मल्होत्रा को ग्रीट किया और अनाहिता को जवाब दिया, सभी लोग कंपनी के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर है। हम आज 2 एक्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आपको एक सीईओ के तौर पर एक्टिंग करनी है और वह सीन ऊपर वाले फ्लोर पर ही शूट होगा। अनाहिता ने पूछा, इसका मतलब है कि मुझे वह सीन सीईओ के ऑफिस में शूट करना होगा?
जेसिका ने प्यार से मुस्कुरा कर कहा, हाँ बिल्कुल सही, आपके डैड बहुत अच्छे इंसान और कोऑपरेटिव है। उन्होंने किसी से कहकर अपना ऑफिस भी क्लीन करवा दिया है, जिस वजह से हम वहाँ पर शूटिंग आराम से कर पाए। अनाहिता और जेसिका बातें करते हुए लिफ्ट में पहुंच गए, लेकिन हिमेश मल्होत्रा उनके साथ अंदर नहीं आया। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। एपिसोड 63 मल्होत्रा जैसे शकी। अब तक आपने सुना कि अपने घर आकर अच्छी तरह से आराम करने के बाद अनाहिता बातों ही बातों में हिमेश मल्होत्रा के मन में अनीता के खिलाफ सब डाल देती है, और उसके बाद हिमेश मल्होत्रा के साथ ही शूटिंग के लिए मल्होत्रा ग्रुप आ जाती है। अब आगे जब हिमेश मल्होत्रा लिफ्ट के अंदर नहीं आया तो कंफ्यूज होकर अनाहिता ने पूछा, डैड आपने नहीं कहा था कि आप मुझे कंपनी घुमा देंगे, क्या आप नहीं आ रहे हैं? हिमेश मल्होत्रा ने थोड़ा ऑकवर्डली हंसते हुए कहा, तुम्हारी टीम बहुत ही प्रोफेशनल है और अच्छा यही होगा मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं। मैं जाकर तुम्हारी आंटी से देख कर बात करता हूं, वह काफी चीजों के बारे में फिर क्लियर नहीं, तो मुझे डर है कि वह उन चीजों को हैंडल नहीं कर पाएगी। तुम्हारा काम पूरा हो जाने के बाद तुम मुझे कॉल करना और मैं तुम्हारी पूरी टीम के लिए अच्छा सा खाना ऑर्डर कर दूंगा, ठीक है? इस वक्त अनाहिता का एहसास हुआ कि हिमेश मल्होत्रा के मन में जो उसने शक का बीज डाला था वह अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और यही एक अच्छा मौका होगा। हिमेश मल्होत्रा के आसपास न होने से वह अपने मॉम के ऑफिस में उस सीक्रेट कंपार्टमेंट खोलकर उसमें रखी हुई चीजों को निकाल पाएगी, अगर वह कंपार्टमेंट अभी भी वही हुआ तो। ओके आप जाइए, काम हो जाने के बाद मैं आपको यही इंतजार करूंगी, उसने मुस्कुराकर कहा। श्योर, अपना काम अच्छे से करना, मैं जाता हूँ। इतना कहकर हिमेश मल्होत्रा वहाँ से जल्दी जल्दी चला गया। ऑब्वियसली उसे लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, अनीता पर भी अब वह भरोसा करने लगा था, लेकिन अनाहिता के बातों ने उसका भरोसा एक बार फिर हिला दिया। अनाहिता समझ गई कि स्ट्रांग माइंड वाले इंसान से पंगा लेना आसान है, मगर हिमेश मल्होत्रा जैसे शकी इंसान से नहीं, क्योंकि उसे भी अब उसके सामने संभल कर रहना होगा, वरना उसे उस पर भी शक हो जाएगा। उसके चेहरे पर वह प्यारी सी मुस्कुराहट तब तक रही जब तक हिमेश मल्होत्रा उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया और लिफ्ट दरवाजा बंद नहीं हो गया। जेसिका ने अनाहिता के एक्सप्रेशन पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने अनाहिता को चिढ़ाते हुए कहा, मिस माहिरा क्या आपको याद है मेरा मैसेज? आज हमारे साथ एक नए पर्सन इंचार्ज है शूटिंग के लिए, आपको जानना है कि वह कौन है? जेसिका की बात सुनकर भी इतनी जल्दी कोई रिस्पांस नहीं दिया, जैसे वह उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही हो, लेकिन फिर भी उसने पूछा, कौन है? उसके हिसाब से कोई भी इंसान क्यों ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, बस उसे जल्द से जल्द अपना काम खत्म करना था। वही जेसिका हंसने लगी। इससे पहले वह कुछ कहती वह लोग टॉप फ्लोर पर पहुंच गए। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला उन दोनों के सामने एक बहुत लंबा चौड़ा इंसान खड़ा हुआ दिखाई दिया। बाहर खड़ा इंसान बहुत ज्यादा ही गुड लुकिंग था, गहरी काली आंखें, शार्प फीचर्स और चमकता हुआ चेहरा। इतना हैंडसम आखिर हो कौन सकता है, सिर्फ रुद्राक्ष के अलावा। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही रुद्राक्ष को अपने सामने देखकर अनाहिता हैरान हो गए। अगले ही सेकंड उसे जेसिका की बात याद आई और उसका मैसेज भी। तभी जेसिका ने हंसते हुए कहा, माहिरा मैम, आज के हमारे शूट के पर्सन इंचार्ज सीईओ सर है। उसकी बात सुनकर अनाहिता और ज्यादा हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुद्राक्ष पर्सन इंचार्ज क्यों है और क्या सिंघानिया ग्रुप का सीईओ इतना फ्री है। रुद्राक्ष नीचे जाकर अनाहिता को पिक करना चाहता था। जब उसने देखा कि वो ऑलरेडी ऊपर आ गई है तो वह कदम पीछे आ गया और घुरकर जेसिका को देखने लगा। उसके लुक से जेसिका समझ गई कि अनाहिता आने पर उसे रुद्राक्ष को इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए अपना सर झुकाकर वह उन दोनों को वहां अकेला छोड़कर चली गई। अभी पूरी तरह से कंफ्यूज अनाहिता ने पूछा, तुम शूटिंग के पर्सन इंचार्ज कैसे बन गए? क्या तुम्हें कंपनी में करने के लिए और कोई काम नहीं बचा था या फिर तुम इतनी ज्यादा फ्री हो गए हो? रुद्राक्ष ने उसकी बात सुनी और कैजुअली जवाब दिया, यह सिर्फ एक सिंपल सूट है और इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, इसलिए मैं आ गया। और उसके अलावा मैं यहाँ आकर भी अपना यह काम करते हुए भी अपना ऑफिस वर्क कर सकता हूँ, और उसके अलावा मैं अपने ऑफिस में रहकर भी चिंता में रहता कि तुम एम्बेसडर के तौर पर कैसा परफॉर्म कर रही हो। यह प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और मिस नहीं करना चाहता था। कहीं ना कहीं अनाहिता को लगा था कि वह वहाँ उसकी वजह से आया है, लेकिन रुद्राक्ष का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद वह चुप हो गई। उसने मन ही मन कहा, मैं जानती थी, थैंकफुली मुझे पहले से पता था कि उसके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है। अगर मुझे यह नहीं पता होता तो उसकी इन हरकतों को शायद मैं किसी और डायरेक्शन में ले जाती। अनाहिता ने जवाब दिया, मैं तुम्हें यह गारंटी दे सकती हूँ कि तुम्हें मेरा काम देखकर निराशा नहीं होगी। चलो शुरू करते हैं। उसने पहले ही आधे दिन की छुट्टी लेकर सबको डिले कर दिया था और वह अब किसी का कोई नुकसान नहीं करने दे वाली थी, और उस प्रॉब्लम खड़ी करने वाली लड़की नेहा के ना होने पर काम करना उसके लिए ज्यादा सफल नहीं होगा। वह आसानी से दोपहर हो या सुबह अपना काम बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लेंगी। जल्दी ही वह दोनों एक के पीछे एक सीईओ के ऑफिस में जाने लगे। जब वह वहां आ रही थी तो एक रूम से अचानक उसे बच्चों के हंसने की आवाज आई, जिसे सुनते ही वह अपनी जगह पर रुक गई और उसने एक को ही काम कर रहे स्टाफ से पूछा, ऑफिस में बच्चे क्यों हैं?
उस स्टाफ ने जवाब दिया, यह हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि जिन भी लोगों के घर पर उनके बच्चों को संभालने के लिए कोई नहीं होता है वह अपने बच्चे यहाँ ला सकते हैं, और यहाँ पर एक बच्चों के लिए प्लेन बनाया हुआ है, वह वहीं रुक सकते हैं, और एक केयरटेकर हमेशा उन बच्चों का ख्याल रखने के लिए वहाँ होती है। इस तरह से एम्प्लॉयर्स अपने काम पर बहुत अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। अनाहिता ने हाँ में सर हिलाया और उसके जाने के बाद उसने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मेरे सो कॉल्ड डैड इतने अच्छे इंसान की तरह होंगे अपने एम्प्लॉइज के साथ। अच्छे इंसान? यह बात सुनते ही रुद्राक्ष हंसने लगा जैसे उसने कोई जोक सुन लिया हो। उसे इस तरह हंसने से अनाहिता कंफ्यूज हो गई और उसने पूछा, क्यों, तुम किस चीज पर हंस रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? आजकल के जमाने में माँ बनने के बाद कई लड़कियों के लिए अच्छी जॉब ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। इस ऑफिस में न सिर्फ उन्हें नौकरी दी जाती है बल्कि एक ऐसा रूम भी तैयार करवाया गया है जहाँ वह अपने बच्चों को ला सकते हैं और उनके ऊपर नजर रखते हुए अपना काम कर सकते हैं। क्या यह अच्छा नहीं है? रुद्राक्ष ने ना में सर हिलाया और कहा, कोई भी इंसान जो पूरी बात नहीं जानता इसके पीछे वह यही सोचेगा, इसलिए तुम भी यही सोच रही हो। भले ही हिमेश मल्होत्रा ने ऐसी लड़कियों को नौकरी दी है जो माँ है, मगर वह उन्हें सैलरी पार्ट टाइम के अकॉर्डिंग ही देता है, अब जबकि उनका वर्कलोड फुल टाइम स्टाफ से कहीं ज्यादा होता है। यह कोई अच्छा काम नहीं है, लोगों की नजरों में धूल झोंकने का एक तरीका है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि बच्चों के लिए बनाया गया है न्यू प्लेरूम का एनवायरनमेंट अच्छा है? जैसे ही अनाहिता ने रुद्राक्ष यह बात सुनी, उसने धीरे से प्लेरूम का दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही उसे बच्चों के टॉयलेट और पूप की अजीब सी गंदी बदबू महसूस हुआ। कुछ बच्चे वहां पर रखे खिलौने से खुद ही खेल रहे थे, मगर ज्यादातर बच्चे रो रहे थे और वह सो कॉल्ड स्पेशल स्टाफ और केयरटेकर एक साइड में बैठी हुई थी और अपने मोबाइल फोन पर गेम खेल रही थी। सामने का यह नजारा देखकर अनाहिता चुप हो गए। इस सिचुएशन में कुछ भी अच्छा नहीं था, बल्कि इस सब को देखकर उसके मन में हिमेश मल्होत्रा के नफरत और बढ़ गई। वह सामने का नजारा देखकर बहुत ज्यादा अजीब सा महसूस कर रही थी, लेकिन यह सब हिमेश मल्होत्रा ने किया है यह जानकर कोई हैरानी नहीं हुई। ऐसी चीजें तो वह कर सकता है, कैसे इतना स्वार्थी और निर्दयी हो सकता है? यह बात अभी भी उसकी समझ में नहीं आती थी, और यह सब देखने के बाद अनाहिता के मन में एक बात पक्की हो गई कि उसे जल्द से जल्द मल्होत्रा ग्रुप को वापस अपने हाथों में लेकर उसे फिर से राठौर ग्रुप बना देना है। भले ही उसकी मॉम की मौत में हिमेश मल्होत्रा का हाथ हो या ना हो, लेकिन यह सच्चाई थी कि उसने उसकी मॉम का बिजनेस एम्पायर छीन लिया था, इसलिए उसे वापस उसे लेना होगा। यही सब सोचते हुए अनाहिता के एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा सीरियस और डार्क हो गए। चलो चलते हैं यहाँ से, इतना कहकर अनाहिता सीईओ के ऑफिस में चली गई। रुद्राक्ष ने भी उसके एक्सप्रेशन नोटिस किए और उसे कोई आइडिया नहीं था अचानक से उसके दिमाग में क्या चलने लगा, लेकिन उसे शक जरूर था कि यह हिमेश मल्होत्रा की वजह से ही हुआ है। तभी उसके पीछे चलते हुए रुद्राक्ष ने कहा, अगर मैं किसी दिन बहुत अच्छे मूड में हुआ और तुम मेरी हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करो तो मैं हिमेश मल्होत्रा को एक अच्छा लेसन सिखाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, यह मामला मैं खुद संभाल लूंगी। अनाहिता जानती थी कि रुद्राक्ष बहुत ही प्राइड पर्सनालिटी वाला इंसान है, उसके बावजूद भी उसने अनाहिता को हेल्प ऑफर की। इस बात के लिए वह उसकी बहुत शुक्रगुजार थी, लेकिन उसने यह रुद्राक्ष के सामने एक्सप्रेस नहीं किया। सीईओ का ऑफिस हॉल में के आखिर में बना हुआ रूम था। यह बहुत ही ज्यादा अच्छी इंटीरियर और महंगी चीजों से डेकोरेट किया हुआ था। अगर इसका कंपैरिजन उस प्लेरूम से किया जाए तो वह और यह बिल्कुल जमीन आसमान की तरह थे। तभी वही रूम में बैठी हुई जेसिका जल्दी से अनाहिता के पास आकर कहा, मिस माहिरा, सारी चीजें सेट कर दी गई हैं, प्लीज आप मेरे साथ आई है और कपड़े चेंज कर लीजिए, आपके लिए जो स्पेशल कपड़े मंगाया गए आपने पहनी है। अनाहिता ने हाँ में सर हिलाया और जेसिका के पीछे पीछे तैयार होने के लिए चली गई। अनाहिता के जाने के बाद डायरेक्टर जो नया था वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने एक चिंता भरे लहजे में रुद्राक्ष से कहा, सीईओ सर, भले ही मिस माहिरा बहुत खूबसूरत है, पर आपको नहीं लगता कि एक सीईओ होने के लिए उनमें कुछ कमी है? शायद उनका ऑरा नहीं है। ऑरा? डायरेक्टर ने हमें सर हिलाया और कहा, यस सर, आप जैसे जानते होंगे एक डिग्निटी होती है जो लोगों में अपने आप ही पाई जाती है, लेकिन वह मिस माहिरा में नहीं है, इसलिए मुझे डर है कि वह एक सीईओ का रोल अच्छे से प्ले नहीं कर पाएंगे और जो हमारे एडवर्टाइजमेंट पर एक बुरा इफेक्ट डालेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि इस रोल को प्ले करने के लिए हम किसी और को चुन ले? डायरेक्टर की बात सुनकर रुद्राक्ष ने उस तरफ देखा जहां अनाहिता गई थी और एक स्माइल के साथ बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वह बहुत अच्छा काम कर लेगी, बस आप रुके और देखिए। रुद्राक्ष की बातों पर अभी भी डायरेक्टर को पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए अपने रुद्राक्ष के साथ बहस करना ठीक नहीं समझा और धीरे से अपने आप में ही बड़बड़ आया, मैंने कभी सीईओ को अच्छा दिखते हुए नहीं देखा, यह सब पावरफुल ऑरा आपकी वजह से होता है, ना ही अच्छे लुक की वजह से। कोई जो इतना यंग और खूबसूरत हो वह इस सीईओ क्या रोल अच्छे से कर ही नहीं सकता। आज पक्का मेरा पेशेंट और टेलनेट दोनों टेस्ट करने वाली है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 64, मल्होत्रा ग्रुप में एक्सप्लोजन।
अब तक आपने सुना कि अनाहिता हिमेश मल्होत्रा के साथ मल्होत्रा ग्रुप आती है और जहां पर उसे रुद्राक्ष मिलता है, वही जब अनाहिता कपड़े बदलने जाती है तो डायरेक्टर रुद्राक्ष से बात करता है। क्योंकि वह नया था तो उसे अनाहिता की एक्टिंग स्किल पर बिल्कुल भरोसा नहीं था कि अनाहिता यह रोल अच्छे से कर पाएगी। अब आगे 10 मिनट बाद जेसिका ने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए दूर से कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम आवर सीईओ मिस मल्होत्रा। उसकी बात सुनकर डायरेक्टर ने मुंह बनाया और सर उठाकर सामने भी नहीं देखा। अनाहिता बहुत खूबसूरत दिख रही थी, लेकिन डायरेक्टर के मन में अभी भी यही बात चल रही थी कि इतनी खूबसूरत लड़की एक ब्यूटीफुल हीरोइन या फिर सीईओ की सेक्रेटरी बन सकती है, ना कि सीईओ। उसे पता चल गया था कि उसे शूटिंग हो जाने के बाद काफी एडिटिंग की जरूरत पड़ेगी एक अच्छा इफेक्ट देने के लिए। शूटिंग से पहले अनाहिता का फोटो शूट होना था, लेकिन डायरेक्टर अभी बिजी था और अनाहिता पर कोई खास ध्यान नहीं दे रहा था, जबकि वहां आसपास के सारे फोटोग्राफर उसी खूबसूरती की तारीफ किए जा रहे थे। आप बहुत सुंदर दिख रही हैं। फोटोग्राफर की बात सुनकर डायरेक्टर ने मन ही मन कहा, सबको पता है मिस मल्होत्रा खूबसूरत है, मगर हमें एक सीईओ की शूटिंग करनी है जिसके लिए खूबसूरत होना जरूरी नहीं है। लेकिन उसकी मन की बातें और एक्सप्रेशन को ही समझ रहा था और वह लोग और जरूर से तो बोलने लगे, वाह अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छे। मैंने पहली बार किसी लड़की के लंबे बालों के साथ सूट में भी इतना अच्छा देखा है। मिस माहिर, जन्म ही मॉडल बनने के लिए या फिर हीरोइन बनने के लिए हुआ है ना। कुछ भी पहने और कोई भी एक्टिंग करे उस कैरेक्टर में ढल जाती है। अगर उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रख दिया तो वह सारी एक्ट्रेसेस को पीछे छोड़ देगी। ओ माय गॉड, कोई मुझे चिट्ठी काट दो, कोई इतना खूबसूरत और इतना पावरफुल एक साथ कैसे दिख सकता है। सभी लोगों की बातें सुनकर डायरेक्टर फिर मुंह बनाने लगता है। उसे भी अभी भी यही लग रहा था कि सबको पता है कि अनाहिता रुद्राक्ष की फ्रेंड है, इसीलिए सब अनाहिता की तारीफ करके रुद्राक्ष को खुश करना चाहते हैं ताकि रुद्राक्ष उनका प्रमोशन कर दें। उसे अपनी आंखों से देखना था कि क्या सचमुच अनाहिता एक सीईओ की तरह दिखती है कि नहीं, इसलिए उसने धीरे से अपना सर उठाया और अनाहिता को देखा। अनाहिता को देखते उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अनाहिता के पूरे बालों को अच्छी तरह से बांध कर पोनीटेल की हुई थी। वह एक शेर की तरह थी, उसकी कोल्ड आंखें बिल्कुल शांति और उसकी आईब्रो आपस में सुकड़ी हुई थी जैसे वह किसी बहुत ही बड़ी प्रोजेक्ट के बारे में सोच रही हो, और ब्लैक सूट ने उसकी पर्सनैलिटी पर 4 चांद लगा दिए थे। वो एग्जैक्टली एक डोमिनेटिंग सीईओ की तरह दिख रही थी। यह सब देखते ही डायरेक्टर का मुंह हैरानी से खुला रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसे अपनी आंखों पर ही भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वह बार बार अपनी आंखों को मसल रहा था कि कहीं उसे देखने में कोई गलती तो नहीं हुई। लेकिन आखिरी बार जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि अनाहिता उसकी तरफ चलती हुई आ रही थी। इस वक्त अनाहिता की नजरें खुद पर महसूस करके उसे अपने आप पर बहुत ज्यादा ही नर्वस फील हो रहा था। उसने अपने मन ही मन कहा, क्या यह मेरा इमेजिनेशन है? क्या सचमुच इतना डोमिनेट इक्वेशंस रखती है, ना कि बाकी लड़कियों की तरह कमजोर और नाजुक? उसका ऑरा बिल्कुल रुद्राक्ष जैसा महसूस हो रहा था, जो ठीक है उसके बगल में खड़ा था। अब डायरेक्टर को समझ में आ गया कि क्यों रुद्राक्ष को इतना भरोसा था कि वह यह रोल आसानी से प्ले कर लेगी। जब डायरेक्टर को एहसास हुआ कि अनाहिता की काबिलियत क्या है तो उसके हाथ थोड़े से कांपने लगे। उसे समझ में आ गया कि उसे अनाहिता को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। वही रुद्राक्ष डायरेक्टर का ऐसा रिएक्शन देखकर धीरे से मुस्कुरा रहा था। उसने मन ही मन कहा, अनाहिता कभी मुझे निराश नहीं कर सकती। फिर उसने मुड़कर डायरेक्टर को देखा और धीरे से कहा, क्या अब तुम्हें भरोसा हो गया है कि वह यह रोल हैंडल कर सकती है? डायरेक्टर ने अपना मुंह खोला। वह बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन लास्ट में उसके मुंह से सिर्फ 2 शब्द निकले, आई एम इम्प्रेस्ड। वह अभी भी अपनी हैरानी छुपा नहीं पा रहा था। अगर उनके ब्रांड के लिए इतना अच्छा ब्रांड है बेस्ट मिल गया है जो किसी भी रोल में आसानी से फिट हो सकता है, तो वह ऐसे हीरे को पाकर बहुत ही खुश था। अनाहिता ने भी उनकी बातें सुनी, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं था कि यह दोनों आदमी किस बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए उसने डायरेक्टर के पास आकर पूछा, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ ली है, क्या स्टार्ट कर सकते हैं? अनाहिता की बात से डायरेक्टर हैरानी से बाहर आया और उसने अनाहिता को देखकर हाँ मैं सर हिलाया और कहा, ऑल राइट लेट्स रोल द कैमरा। डायरेक्ट को ऐसा लगने लगा कि यह कमर्शियल सूट बिना किसी शक के बहुत ही पॉपुलर होने वाला है, तो वह और भी ज्यादा मोटिवेटेड और एनर्जेटिक फील करने लगा। उसने यह भी सोच लिया था कि इस सूट के हिट हो जाने के बाद वह अनाहिता के साथ और किन किन प्रोजेक्ट पर काम करना चाहेगा। सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही उस रूम के सारे सीन सारे के सारे सूट्स बिना किसी दिक्कत के पूरे हो गए। वही जब सब लोग सूट का लोकेशन चेंज करने में बिजी थे तो अनाहिता इसी तरह केयरफ्री होकर पूरे ऑफिस में घूम रही थी, ऐसे वह दिखाना चाहती थी सबको, जबकि सच्चाई यह थी कि वह हर एक कोना और चीज को बहुत अच्छे से एग्जामिन कर रही थी। हिमेश मल्होत्रा काफी कंजूस था। भले ही उसने राठौड़ ग्रुप को मल्होत्रा ग्रुप में से बदल दिया था, लेकिन पूरी कंपनी का इंटीरियर डेकोरेशन और महंगे महंगे फर्नीचर अभी भी सेम थे, और यह अनीता के लिए एक गुड न्यूज थी। अगर किसी तरह का कोई रिनोवेशन नहीं हुआ था तो किसी को उस सीक्रेट कंपार्टमेंट के बारे में भी पता नहीं चला होगा।
उसने पूरे रूम का अच्छे से चक्कर लगाया और आखिर में आकर एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने मन ही मन कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं कीबोर्ड की मदद से सही पासवर्ड डालकर ऑटोमेटिकली उस लॉकर को खोल सकती हूँ, और जब सेफ्टी डिपार्टमेंट लॉक खुल जाए तो मुझे एक बार और पासवर्ड डालना होगा और स्विच कंट्रोल एक्सेस की मदद से सीक्रेट कंपार्टमेंट मुझे दिखने लगेगा। अनाहिता ने आसपास देखा तो काफी लोग थे। उसने मन ही मन सोचा कि जब कोई यहाँ आसपास नहीं होगा तब वापस लौटेगी। उसे उस लॉकर के अंदर जो कुछ भी था उसकी सख्त जरूरत थी, क्योंकि उसे पता था कि उस लॉकर के अंदर उसकी मॉम अपनी सबसे खास चीजें रखा करती थी और शायद उन्हें खास चीजों में उसे कोई क्लू मिल जाए जिससे वह आगे बढ़ पाए। लेकिन उसके लिए उसे पासवर्ड चाहिए था। जब वह अपने दिमाग पर जोर डालकर पासवर्ड याद करने की कोशिश कर रही थी तभी किसी ने पीछे से पूछा, तुम क्या देख रही हो? किसी की आवाज सुनकर वह हैरान हो गई, लेकिन उसने जल्दी से ना में सर हिलाया और कहा, नहीं कुछ नहीं। उसके पीछे खड़े रुद्राक्ष ने सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को एक नजर देखा। वह जानता था कि अनाहिता ने सच नहीं कहा, लेकिन उसने उसे और कोई सवाल नहीं पूछा। उसे पता था कि अनाहिता के कुछ सीक्रेट से सबकी होते हैं और वह उसकी प्राइवेसी में दखल नहीं देना चाहता, जैसे कि वह नहीं चाहता कि कोई इसकी प्राइवेसी यह दखल दे। रुद्राक्ष ने उससे सेफ डिपॉजिट बॉक्स से अपनी नजरें हटाई और कहा, अगर तुम तैयार हो तो अगली शूटिंग जगह पर चलते हैं। ग्राउंड फ्लोर की लॉबी में अगला शूट होना है। वहाँ पर जो भी एम्प्लॉइज है आज वह भी तुम्हारे सूट का हिस्सा होने वाले हैं। सबको सौर कॉफी का कप पकड़कर लॉबी में यहाँ से वहाँ टहलने हैं। ओके, मैं समझ गई। अनाहिता ने हाँ में सर हिलाया और ऑफिस से बाहर निकल गई। उसने मन ही मन ठान लिया था कि जब शूटिंग पूरी हो जाएगी तो वह कोई बहाना बनाकर यह वापस आ जाएगी और उस वक्त पर ऑफिस में कोई नहीं होगा तो वही बस टाइम होगा उसके लिए वह सीक्रेट कंपार्टमेंट खोलने का। पूरा का पूरा ग्रुप एक साथ लॉबी में पहुंच गया। फ्लोर पर काम करने वाले 50 से 60 एम्प्लॉइज पहले ही वहां पर इकट्ठा हो गए थे। जब उन सभी एम्प्लॉइज को डायरेक्टर इंस्ट्रक्शन से रहे थे तभी अचानक एक बहुत ही तेज धमाके की आवाज ऊपर से सुनाई दी। बूम! इतने तेज धमाके से पूरी बिल्डिंग हिल गई और सब लोग बहुत डर गए। पूरी बिल्डिंग हिल रही है, क्या यह भूकंप है? नो, ऐसी बात नहीं है। लगता है कि जैसे ऊपर कोई बहुत बड़ी चीज फटी है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, वहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ है। मुझे धुएं की गंध आ रही है। भागो यहाँ से, निकल जाओ, किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा, जिसकी वजह से सब लोग डर गए और अपनी जान बचाने के लिए एग्जिट की तरफ भागने लगे। लेकिन बदकिस्मती से अनाहिता इस वक्त ड्रेसिंग रूम में थी और ड्रेसिंग रूम साफ होने की वजह से उसे पता नहीं था कि बाहर हो क्या रहा है। उसने बस थोड़ा सा आवाज सुना था। उसके पास बैठी मेकअप आर्टिस्ट ने बहुत शांति से कहा, मुझे लगता है कि डायरेक्टर ने कुछ फायर वर्क्स अरेंज किया होंगे। जैसे ही उस मेकअप आर्टिस्ट ने अपनी बात खत्म की, अचानक से ड्रेसिंग रूम का दरवाजा एक झटके के साथ खुल गया और रुद्राक्ष बहुत सीरियस लुक के साथ अंदर आया। उसे देखकर अनाहिता हैरान हो गए। रुद्राक्ष ने कहा, यहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ है अनाहिता, यहाँ से चलो। इतना कहकर रुद्राक्ष में अनाहिता का हाथ पकड़ा और जितना तेज हो सके उतना तेज वह बाहर की तरफ जाने लगा। उस रूम में मेकअप आर्टिस्ट और एक ड्रेस डिजाइनर भी थी। वह लोग भी हैरान हो गए, लेकिन अगले ही सेकेंड अपनी हैरानी से बाहर आते हुए वह भी दौड़कर वहां से भागने लगे। अनाहिता रुद्राक्ष के साथ ड्रेसिंग रूम से बाहर आई तो चारों तरफ अफरातफरी मची हुई थी और सीढ़ियों के ऊपर आग भी दिखाई देने लगी थी। हे भगवान, पेट्रोल! किसी ने पेट्रोल डाल दिया है, एक आदमी ने ड्रेसिंग रूम के बाहर से दौड़कर जाते हुए चिल्लाकर कहा। एग्जिट की तरफ दौड़ते हुए अनाहिता ने रुद्राक्ष से पूछा, हो क्या रहा है? क्या यह कोई प्रेरक है? इससे पहले रुद्राक्ष कोई जवाब देता उसका फोन बजा। उसके फोन पर संभव का फोन आ रहा था। जैसे ही उसने फोन पिक किया दूसरी तरफ से उसे संभव की नर्वस आवाज सुनाई दी। रुद्र, तू कहाँ है? वह कमीना इंसान जिसने पकड़ रखा था वह भाग गया है और उसने अपने पीछे एक नोट छोड़ा है कि हम कोशिश करना छोड़ दें क्योंकि हमारे लिए लोगों तक पहुंच पाना नामुमकिन है। जल्दी से जल्दी बोलो उस आदमी को ढूंढने के लिए, और मैं यहाँ से मल्होत्रा ग्रुप में हूँ जहाँ पर एक एक्सप्लोजन हुआ है। व्हाट एक्सप्लोजन? डैम इट, यह जरूर उन्हीं लोगों ने किया होगा जिसने उस कमीनों को भगाने में मदद की है। वह जानते हैं थे कि तू वहाँ पर है और क्या तू ठीक है? हम अभी रास्ते में ही है, वहाँ पहुँच जाएंगे। जल्दी, डोंट वरी, अभी के लिए मैं ठीक हूँ और मुझे कॉल कट करना होगा। उसके बाद दौड़ते हुए उसने अनाहिता से कहा, यह कोई मजाक नहीं है और ना ही कोई प्रेरक है। किसी ने मुझ पर अटैक किया है, जल्दी दौड़ो। रुद्राक्ष की बात सुनकर अनाहिता ने और कोई सवाल नहीं किया और अपने दौड़ने की स्पीड और तेज कर दी। जब वह लोग मेन डोर से 10 मीटर की दूरी पर थे तभी उन्हें एहसास हुआ कि सारी की सारी लोग मेन दरवाजे के पास इकट्ठा है। रुद्राक्ष ने चिल्लाकर पूछा, हो क्या रहा है? यहाँ पर कोई बाहर क्यों नहीं जा रहा? तभी जेसिका भीड़ से बाहर बीच से बाहर आई और उसने रोते हुए कहा, वह एंट्रेंस डोर उसे लॉक कर दिया गया है, हमें यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। आग बहुत तेजी से फैल रही है और किसी को नहीं पता कि शायद यहाँ पर और एक्सप्लोजन होने वाले हैं। CEO सर, माहिरा मैम, हम लोग मरने वाले हैं यहीं पर। उसकी बात सुनकर अनाहिता और रुद्राक्ष दोनों हैरान हो गए। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 65, सबकी जान खतरे में।
अब तक आपने सुना कि अनाहिता किसी और रूम में शूटिंग पूरी हो जाती है, लेकिन रुद्राक्ष के वहां होने की वजह से वह सीक्रेट कंपार्टमेंट नहीं खोल पाती है और कुछ ही देर बाद मल्होत्रा ग्रुप में बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से सब अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। अब आगे जेसिका की बात सुनकर अनाहिता और रुद्राक्ष दोनों ही हैरान हो गए, लेकिन अनीता ने जल्दी से रुद्राक्ष का हाथ छोड़ा और जेसिका को संभालती हुए बोली, तुम चुप हो जाओ, हम यहाँ पर नहीं मरेंगे। अगर दरवाजा लॉक हो गया है तो उसे तोड़ दो और खोलो उसे। अनाहिता के भी दिमाग में यही चल रहा था कि वह आज और यहाँ बिल्कुल नहीं मरने वाली। उसने जेसिका को वहीं रहने के लिए कहा और फिर वह रुद्राक्ष के साथ भीड़ से होते हुए मेन एंट्रेंस पर पहुंची। वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स हर तरीका लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे। कुछ डेस्परेट एम्प्लॉयज ने वहाँ पर रखी कुर्सी और टेबल भी उठा लिया था और बार बार उन्हें उस गलाश के दरवाजे पर मारे जा रहे थे, मगर सब बेकार। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इंसान कितना ज्यादा ट्राई कर रहा हो, लेकिन सामने बड़े से कांच के दरवाजे पर डैमेज का कोई निशान नहीं था। उन्हीं में से एक सिक्योरिटी गार्ड ने अपने हाथ में पकड़ी हुई कुर्सी को नीचे पटका और निराश होकर कहा, यह बेकार है। 2 साल पहले दूसरे देश में जो टेररिस्ट का अटैक हुआ था और उसके बाद हमारे देश पर जो छोटे छोटे हमले हुए थे, उसकी वजह से हमारी कंपनी के सारे बाहर जाने वाले रास्ते, चाहे खिड़की हो या दरवाजे, को रिप्लेस कर दिया गया था ए ग्रेड के टेम्परेट कांच से, जो किसी डायमंड से भी ज्यादा हार्ड है। इन दरवाजों को कोई बम भी नहीं तोड़ सकता। यह कुर्सी और हमारे हाथ पाव मारने से यह क्या ही टूटेंगे। अनाहिता उस सिक्योरिटी गार्ड के पास गई और उन्हें समझाते हुए कहा, आप नेगेटिव मत सोचिए और ना ही कुछ बोलिए। यह दरवाजा बंद है, ना इस पर लॉक लगा हुआ है, तो इसका लॉक भी किसी को पता होगा। तभी सिक्योरिटी गार्ड ने निराशा से सर हिलाया और कहा, यह इतना भी आसान नहीं है। यह एक स्मार्ट डोर है। मैंने भी कई बार वापस सिक्योरिटी रूम में जाने की कोशिश की और जिस सिस्टम से यह दरवाजा कंट्रोल होता है वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और वह किसी तरह का कोई ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए अब इस दरवाजे को खोलने का कोई रास्ता नहीं है। सिक्योरिटी रूम भी लॉक है। तभी उसकी बात खत्म होने से पहले ही रुद्राक्ष ने पूछा, सिक्योरिटी रूम कहाँ है? उस गार्ड ने रुद्राक्ष को देखा और अपने ऊपर वाले फ्लोर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह फर्स्ट फ्लोर का पहला रूम है। रुद्राक्ष ने हमें अपनी गर्दन हिलाई और अनाहिता से कहा, शायद किसी ने सिक्योरिटी सिस्टम को हैक किया हुआ है। तुम यही रुको, मैं देखता हूँ। नहीं, मैं भी चलूंगी। तुम रिस्क मत लो और यहीं पर रहो। तभी अनाहिता ने रुद्राक्ष की बात काटते हुए कहा, मैं तुम्हारा काम मुश्किल नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं कुछ प्रोग्रामिंग के बारे में जानती हूँ और हैकिंग भी, तो शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। मुझ पर भरोसा करो। रुद्राक्ष ने उसकी गहरी समुद्र जैसी चमक तारे आंखों में देखा, जो बिल्कुल साफ और कोल्ड थी, जैसे वह किसी के भी कहने पर नहीं मानने वाली थी। इसलिए उसने कहा, ठीक है, चलो मेरे साथ। इतना कहकर उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर भीड़ को हटाते हुए फर्स्ट फ्लोर की तरफ दौड़कर भागे। इमरजेंसी में टाइम पर एलिवेटेड काम नहीं कर रहा था। फर्स्ट फ्लोर पर भी कई जगह पर पेट्रोल गिरा हुआ था। वह लोग बहुत ही ध्यान से उन सब को अवॉइड करते हुए सिक्योरिटी रूम तक पहुंचे। आग फैल जाने की वजह से उन्हें फिर भी थोड़ी बहुत चोट आ गई थी। अपने घावों को नजरअंदाज करते हुए रुद्राक्ष ने पहले अनाहिता के हाथ पर जलने का निशान देखा। उसने कहा, तुम्हारा हाथ, इसकी चिंता मत करो, पहले जाकर दरवाजा खोलो। अनाहिता को अपने घाव की बिल्कुल चिंता नहीं थी। उसे किसी भी तरह सिक्योरिटी रूम में जाना था। रुद्राक्ष के पास भी इस वक्त उसके बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उनकी बदकिस्मती सिक्योरिटी रूम भी बहुत बुरी तरह से लॉक था। एकदम पीछे हो जाओ, रुद्राक्ष ने कहा और वह खुद भी एक कदम पीछे जाकर तेजी से सामने आया और उसने एक बहुत ही जोरदार किक दरवाजे पर मारी। दरवाजा बहुत बुरी तरह से हिला, मगर फिर भी बंद था। पूरी बिल्डिंग में आग और धुआं फैल गया था, जिसे उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अनाहिता को खांसी होने लगी। अचानक से उसे याद आया कि इसी फ्लोर के सीढ़ियों के कोनों पर उसने एक इमरजेंसी फायर किट देखी थी। याद आते ही उसकी आंखें चमकने लगी और उसने कहा, वहाँ पर एक छोटी सी कुल्हाड़ी है, मैं अभी लेकर आती हूँ। वह जल्दी से वहाँ धड़कन कुल्हाड़ी लेने के लिए गई। जब वह सीढ़ियों के कोने पर पहुंची तो वहाँ पर कुल्हाड़ी थी, मगर कांच के अंदर कोई और रास्ता न होने की वजह से अनाहिता ने अपने हाथ से कांच तोड़ा और कुल्हाड़ी निकाल ली, मगर कांच का एक किस्सा उसके हाथ के पिछले हिस्से पर लग गया, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून बहने लगा। डेमिट, अनाहिता ने धीरे से कहा और अपने हाथ के पीछे से वह खून साफ किया और दौड़कर उसके पास वापस आई। लो, जल्दी से दरवाजा खोल दो, उसने कुल्हाड़ी रुद्राक्ष को देते हुए कहा, मगर वह धुएं की वजह से बहुत ज्यादा खास रही थी। धीरे धीरे धुआं बढ़ता जा रहा था। इतनी खतरनाक सिचुएशन को देखकर उसके मन में एक ही ख्याल हो रहा था कि अगर वह लोग जल्दी यहाँ से नहीं निकले तो दोनों यही दम घुटकर उनकी मौत हो जाएगी। रुद्राक्ष ने जब अनाहिता के हाथ पर चोट देखी तो उसने घबराते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? क्यों ना तुम नीचे जाकर मेरा इंतजार करो। अनाहिता ने कहा, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, जल्दी करो और दरवाजा खोलो। रुद्राक्ष ने अपने दांत आपस में पिस लिए, लेकिन अभी उसके पास कोई रास्ता न होने की वजह से उसने अनाहिता से अपनी नजर हटाई और एक जोरदार वार के साथ उस कुल्हाड़ी को दरवाजे के लॉक पर मारा। उसने एक बार मारा, 2 बार मारा, फाइनली 5वीं बार जाकर वह दरवाजे का लॉक टूटा। वह दोनों जल्दी से सिक्योरिटी रूम के अंदर गए और वहां पर उनके सामने 10 कंप्यूटर थे। हर कंप्यूटर के ऊपर एक लेवल लगाया हुआ था, जिसकी मदद से वह लोग उस कंप्यूटर के सामने पहुंचे जो मेन एंट्रेंस को कंट्रोल करता था।
रुद्राक्ष जल्दी से कीबोर्ड पर बहुत तेजी से उंगलियां चलाने लगा। अनाहिता से उसकी उंगलियों की परछाई देख पा रही थी। वह बहुत ज्यादा फास्ट था। सिर्फ कुछ सेकंड में रुद्राक्ष ने प्रॉब्लम का पता लगा दिया। उसने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे फोल्डर की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ पर एक हैकर ने एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम और कोड डाउनलोड कर दिया है सिक्योरिटी सिस्टम में, जिस वजह से दरवाजा लॉक कर दिया है। क्या यह डिलीट हो सकता है? अनाहिता ने पूछा तो रुद्राक्ष ने ना में अपनी गर्दन हिलाई और कहा, मैंने कोशिश की मगर नहीं हो रहा है। मैं इस मामले में कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे संभव को फोन करने दो, वह हमें कोई रहता बताएगा। ओके, अनाहिता ने कहा और रुद्राक्ष के फोन कॉल करने का वेट करने लगी। लेकिन तभी रुद्राक्ष को इस बात का एहसास हुआ कि फोन लाइन वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि इस पूरी बिल्डिंग का सिग्नल ब्लॉक कर दिया गया है। रुद्राक्ष ने एक अजीब सी स्माइल के साथ कहा, अब तो लगता है कि हम सचमुच इसी रूम में मरने वाले हैं। और उसके चेहरे पर यह कहते वक्त मौत का कोई डर नहीं था, क्योंकि डर नाम की चीज उसकी जिंदगी में एक एग्जिस्ट नहीं करती थी। तभी उसके दिमाग में यह ख्याल भी आया कि अपनी जिंदगी की आखिरी पलों में अनाहिता के साथ होना और उसी के साथ मर जाना इतनी बुरी बात नहीं है। नो वे, अनाहिता ने पूरे विश्वास के साथ कहा, मैं अभी नहीं मरने वाली, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। यह सुनकर उसे उसके दिल में दर्द हुआ। वह कहा अनाहिता के साथ अपने जिंदगी के आखिरी पल में होने पर खुद खुशकिस्मत मान रहा था, और जबकि अनाहिता इस बारे में सोच भी नहीं रही है। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसने धीरे से कहा, अब हम कर भी क्या सकते हैं? हमने दरवाजा खोलने की कोशिश की है, मगर कोई भी चीज दरवाजे को नहीं खुल पाएगी, यह हम भी जानते हैं। अगर हम उन लोगों का इंतजार करें आकर हमें बचाने के लिए, तब तक हम राख में मिल चुके होंगे। उसका सवाल सुनकर अनाहिता लगातार कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखने लगी और फिर कुछ देर के बाद उसने कहा, साइड हटो, मुझे करने दो। रुद्राक्ष को याद था कि अनाहित ने कहा कि उसे थोड़ी बहुत हैकिंग आती है, लेकिन उसे अभी भी उसकी स्किल्स पर डाउट था। वह थोड़ी बहुत हैकिंग के जरिए कैसे कुछ कर पाएगी? वह भले ही अपने दिमाग में सब सोच रहा था, लेकिन उसकी बॉडी अपने आप ही साइड में हट गई और अनाहिता को कंप्यूटर के सामने आने के लिए जगह दे दी। अनाहिता बहुत ही शांति से वहां आई और बिना रुके कंप्यूटर पर फाइल सर्च क्लास शुरू कर दिया। रुद्राक्ष ने देखा कि कैसे वह कंप्यूटर पर काम कर रही है। वह कंप्यूटर के माउस का भी नहीं करी थी, बल्कि कीबोर्ड पर ही लगातार उंगलियां चलाया जा रही थी, और उसकी टाइपिंग की स्पीड रुद्राक्ष से भी ज्यादा तेज थी। यह सब देखकर अचानक उसे यह ख्याल आया कि शायद यह आज उनका आखिरी दिन नहीं है और वह लोग बच सकते हैं, और अनाहिता पर उसका भरोसा और ज्यादा बढ़ गया। तभी रुद्राक्ष के दिमाग में ख्याल आया कि अनाहिता का थोड़ा बहुत ज्यादा होता है। उसने कहा था कि उसे थोड़ी बहुत एक्यूपंक्चर और आयुर्वेदिक दवाइयों की नॉलेज है, जबकि अंत में उसने इतनी आसानी से उस आदमी को सिर्फ एक रात में ठीक कर दिया। कुछ मिनट के बाद अनाहिता रुक गई। तुम्हें क्या मिला? रुद्राक्ष ने पूछा। अनीता ने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए डार्क एक्सप्रेशन के साथ कहा, प्रॉब्लम उस प्रोग्राम में नहीं है जो हम कंप्यूटर से हटा नहीं सकते, बल्कि यहाँ है किस सेक्शन के साथ छेड़छाड़ की गई है। ओरिजिनल तौर पर यह कंट्रोल ही पूरे बिल्डिंग को कंट्रोल करता है। अब देखकर लगता है कि इस सिस्टम को मॉडिफाई किया गया है, जिसके चलते इस पूरी बिल्डिंग के कंप्यूटर सिस्टम का कंट्रोल किसी और के हाथों में चला गया है, जो कहीं दूर बैठकर से कंट्रोल कर रहा है। कहाँ? रुद्राक्ष ने पूछा। तो अनाहिता ने ना में गर्दन हिलाई और कहा, मुझे नहीं पता, मुझे उनके फायरबॉल को ब्रेक करना होगा ताकि मैं उनके अल्टीमेट ट्रेनर और लोकेशन को ट्रेस कर पाऊं, और उसके बाद उनके कंप्यूटर सिस्टम में घुसकर मुझे कंट्रोल सिस्टम को डिलीट करना होगा। अनाहिता की पूरी बात सुनते ही रुद्राक्ष के एक्सप्रेशन बदल गया। उसने पूछा, उनके सिस्टम में इस तरह घुसने के लिए एक एक्सपर्ट लेवल का हैकर होना जरूरी है? क्या तुम कर पाओगी? अनाहिता ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें किसी चीज का प्रॉमिस नहीं कर सकती, लेकिन यही एक आखिरी रास्ता है, हमें ट्राई करना होगा, वरना इस बिल्डिंग में मौजूद हर एक इंसान मारा जाएगा। जिस हिसाब से मेन एंट्रेंस का दरवाजा है, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि उसे बाहर से भी तोड़ा जा सकता है। इस वक्त अनाहिता के चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखाई दे रहा था। उसकी तरफ गौर से देखते हुए रुद्राक्ष कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह कुछ बोलता उससे पहले ही उन्हें ऊपर वाले फ्लोर से एक और इस धमाके की आवाज सुनाई दी और दूसरा एक्सप्लोजन हुआ। उनके सर के ऊपर वाले कमरे में हुआ था, जिसकी वजह से उनके रूम की छत टूट गई और सीलिंग सीधा के नीचे गिरने लगी थी और आग की लपटें बहुत तेजी से दिखाई देने लगी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।